हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत वाली सीरीज, मूल आधार वाली सीरीज हमारी चल रही थी। मूल सिद्धांत और मूल आधार एक ही विषय है विशेषकर, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम अभी आज लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत लघुत्री प्रकृति के कुछ प्रश्न होंगे और जिसमें टॉपिक का नाम है दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक विकास। ओके, तो दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विकास वाले ये टॉपिक पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के द्वारा उनके उत्तरों को डिस्कस करते हुए इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने सेशन को। और जो नए छात्र हैं उनको बता दूं, बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ईयर के लिए हमारे द्वारा फुल डिटेल क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। लगभग सभी विषयों पर हम दोस्तों लोधाजी क्लासेस वाले इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं चेक किया है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर के चेक जरूर करें, जहां से आपको सभी विषय पढ़ने को इजीली मिल जाएंगे। सभी टॉपिकों को टॉपिक वाइज, सभी सब्जेक्टों को टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है और वो भी नोट्स के साथ में। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करें उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन नए छात्रों के लिए, जो पुराने हैं, जो हमें कंटिन्यू फॉलो करते हैं, वो सब जानते हैं और ज्वाइन भी कर चुके हैं और इसका लाभ उठा भी चुके हैं। और जो स्टूडेंट हमको पहली बार देख रहे हैं उनको विशेषकर बता दूं, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एक नए प्लेटफॉर्म, नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रज्ञान हिंदी को जरूर एक बार विजिट करें। और उसको विजिट करने के बाद आपको पता चलेगा वहां पर कि जो विषय हमारे द्वारा प्रज्ञान हिंदी पर स्टार्ट किए गए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बिल्कुल जीरो से, शून्य से स्टार्ट किया गया है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए गए सभी विषयों को। ठीक है ना, तो एक बार जाकर के उसको जरूर एक बार विजिट जरूर करें। ज्वाइन करना नहीं करना ये सब आपके बात की बात है। अगर पसंद आता है तो आप उसको ज्वाइन करें, रखना नहीं। और हाँ, विशेषकर बता दूं, सभी क्लासेस प्रज्ञान पे भी लोधाजी क्लासेस की तरह ही पूरी तरह निशुल्क है। ना आपको किसी लेक्चर का पेमेंट करना है और ना किसी नोट्स का पेमेंट करना, पूरी तरह से निशुल्क रूप से आपको प्रोवाइड की जा रही है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। टॉपिक का नाम आपको बता चुका हूं, राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक विकास। इसमें लघुत्री प्रकृति के कुछ प्रश्नों पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिनके माध्यम से आज का ये टॉपिक पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं आप लोगों के लिए, और इन प्रश्नों को, आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को एक बार पढ़ने का प्रयास करें। अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ लें, जिससे कि आपका अंदर टॉपिक में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपका पूरा कन्वर्ट मतलब का जो है पूरा क्लियर होता चलेगा। इससे आपको माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि आपको एक्चुअल में अंदर पढ़ना क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड भी मैं ओपन कर देता हूं, जिससे दोनों स्लाइडों को आप कंप्लीट कर ले। इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ प्रश्न है, इनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अभी तक इन 14 ही क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब आइए इन्हीं क्वेश्चनों को एक एक करके डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करना है। राजनीतिक व्यवस्था को किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हमें बतानी है। आइए जरा उत्तर में इसको समझते हुए चलते हैं। हमेशा की तरह फिर से एक बात बोलूंगा दोस्तों, जिस प्रश्न में समझाने की आवश्यकता होगी हम उसी प्रश्न को समझेंगे और वहीं पर हम टाइम देंगे। अन्यथा अर्थात ये कि बिना जो प्रश्न प्रकृति में ही सिंपल होगा, जिसका उत्तर भी प्रकृति में सिंपल होगा, उसे हम स्किप कर देंगे, अर्थात उसे आप खुद समझ करके उसका रीड आउट करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, जहां पर आवश्यकता होगी समझाने की हम वहीं पर समझ के और अपना टाइम देंगे। ठीक है, इस प्रयास से थोड़ा समय बचाने का प्रयास करते हैं, जिससे सेशन ज्यादा लंबा ना हो। चलिए, राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा जरा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राजनीतिक की व्यवस्था की परिभाषा क्या है। राजनीतिक व्यवस्था, याद रखिएगा पॉइंट क्या है, राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों का ऐसा स्वरूप है, क्या कहा गया है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो मानवीय संबंधों, समाज में रहने वाले मानवों के संबंधों का एक ऐसा स्वरूप है जो शक्ति, नियम तथा सत्ता के तत्वों पर आधारित होता है।
क्या कहा गया है इस पॉइंट में कि जो ये राजनीतिक व्यवस्था है वो एक ऐसी व्यवस्था है, या कहें कि मानव के संबंधों का एक ऐसा रूप है जो किस पर टिका हुआ है, शक्ति पर, नियमों पर और सत्ता पर। क्लियर है? तो पूरी राजनीतिक जो व्यवस्था है वो उसके तीन पिलर विशेष करके होते हैं, शक्ति, सत्ता, शक्ति, सत्ता और क्या होता है दोस्तों, जो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं वो मतलब नियम, शक्ति, सत्ता और नियम, ये तीन पिलर होते हैं राजनीतिक व्यवस्था के। ठीक है, डेविड स्टन के शब्दों में, डेविड स्टन साहब ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में अंतर क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है, किसी समाज में अंतर क्रिया मतलब समाज के अंदर जो क्रियाएं चलती है उनको हम कहेंगे अंतर क्रिया। ठीक है ना? तो राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज की ऐसी अंतर क्रियाएं होती है जिनके द्वारा समाज में मूल्यों का सत्तापूर्ण एवं बंधनकारी वितरण किया जाता है। ठीक है ना? तो राजनीतिक व्यवस्था समाज की ऐसी अंतर क्रियाएं हैं, समाज के अंदर होने वाली ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा समाज के मूल्य जो होते हैं उन मूल्यों को वितरित किया जाता है, सत्तापूर्ण या बंधनकारी वितरण किया जाता है और इसे लागू किया जाता है। किस राज्य के द्वारा जो कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं उनको वितरित किया जाता है या उनको लागू किया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, तो क्लियर हुआ है तो फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राजनीतिक व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। राजनीतिक व्यवस्था की दो विशेषताएं आपको बतानी है। प्रथम विशेषता है सभी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती। क्या कहा गया है कि जो राजनीतिक, जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है उनमें राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती है। दूसरा है सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं मिश्रित व्यवस्थाएं होती है। ठीक है ना? एकल ना होकर के मिश्रित होती है, क्योंकि यह परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार के विचारों का एक समन्वय होता है। इस राजनीतिक व्यवस्था में परंपरागत विचार भी होते हैं और आधुनिक विचारों का भी एक समन्वय होता है, मिला जुला रूप होता है। इस कारण से इसे जो है राजनीतिक व्यवस्था को एक मिश्रित व्यवस्था कहा गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न है राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करने वाले कुछ विचारकों का नाम बताइए। तो राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करने वाले जो विचारक है दोस्तों, उन विचारकों को बताइए। एक अथवा में प्रश्न है, इसको भी जरा देख लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के चार प्रतिपादकों के नाम। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन कौन करेंगे? भाई समर्थन वही करेंगे जो इसके प्रति, राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिपादन में विश्वास रखते हैं, मतलब राजनीतिक व्यवस्था को सही ठहराते हैं समाज के विकास के लिए, वही इसका समर्थन करेंगे। तो वही समर्थन करने वाले और वही प्रतिपादक। क्लियर है ना? तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर चार उन विद्वानों के नाम बताना है जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। ओके, तो उनमें से है ग्रेबिन आलमंड, सेकंड डेविड ईस्टन, रॉबर्ट ए डाल और लासबेल। तो दोस्तों ये चार नाम, देखिए नाम, जिस नाम को आप पहली बार पढ़ोगे थोड़ा सा टिपिकल लगेगा पढ़ने में भी और याद करने में भी, लेकिन जब बार बार आप उसको रिवीजन करोगे तो बहुत आसान नाम है, बहुत इजीली नाम आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है ना? और हर एक सब्जेक्ट में या जो नाम आते हैं ना, शुरू के अगर 8 से 10 नाम अगर आपने याद कर लिए, मात्र 8 से 10 नाम, उसके बाद कोई नाम याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतिहास को छोड़ करके। इतिहास को छोड़ करके ये जो जितने विद्वान हैं, इन विद्वानों के नाम से किसी भी सब्जेक्ट को उठाएंगे ना, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 8 या 10 विद्वानों के नाम बस आप याद कर लीजिए। उसके बाद किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब वही नाम बार बार रिपीट होते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है राजनीतिक व्यवस्था के कार्य क्या है, उन चार कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है पहला पहला जो कार्य है वो है मांगों का चयन करना और संयुक्त करना। तो ये प्रमुख कार्य है किसके? राजनीतिक व्यवस्था के। क्या करना है? मांगों का चयन, कि राज्य में या समाज में किस प्रकार की मांगे हैं उन मांगों का चयन करना और उन सभी मांगों को संयुक्तिकृत करके और उनको जो है वितरित करना, है ना, उन मांगों की पूर्ति करवाना। दूसरा कार्य है मांगों का रूपांतरण करना या निर्गत कार्य, मतलब निर्गत करना उनको। ठीक है, रूपांतरण करना या निर्गत करना। तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था के कार्य।
ठीक है ना। प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था के 4 प्रमुख कार्य बताने हैं हमको, तो व्यवस्था अनुकूलन के कार्य, तो ये 4 पॉइंट आपको इसमें याद करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और जहां जहां पर भी कंफ्यूजन आ रही हो दोस्तों, शॉर्ट प्रकृति के जो प्रश्न होते हैं उनको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो है डाटा कम होता है, लेकिन जब हम इसको डिटेल करने जाएंगे ना, तो एक एक पॉइंट पर ही एक एक स्लाइड होती है, तो वहां उनको समझना बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है ना। और बिल्कुल निश्चिंत रहे, जैसे ही हमारा लघुत्री वाला पार्ट कंप्लीट होता है, उसके तुरंत बाद ही हम इसके डिटेल क्लासेस अर्थात की दीर्घ उत्तरी प्रकृति के प्रश्नों पर डिस्कस करना प्रारंभ कर देंगे। हमारे सेशन का आगे से पॉलिटिकल साइंस में फॉर्मेट हम यही रखने वाले हैं कि पहले क्वेश्चन, उसके बाद उसका आंसर डिस्कस करना, पहले क्वेश्चन फिर उसका आंसर डिस्कस करना, ठीक है ना। इससे आपका टॉपिक भी कंप्लीट होगा और आपको यह भी पता चलेगा कि आपको एग्जाम में किस किस प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेविड स्टन के द्वारा दी गई राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। डेविड स्टन के द्वारा जो राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं बताई गई है उस पर चर्चा करनी है। फर्स्ट है, डेविड स्टन के राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान को निवेश निकास प्रतिमान कहा जाता है। अगला है, राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में अंतर क्रियाओं की व्यवस्था है। तीसरा है, राजनीतिक व्यवस्था द्वारा मूल्यों का सत्तापूर्ण और बाध्यकारी वितरण तय किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, राजनीतिक व्यवस्था में पुनर्निवेश चक्र पाया जाता है, जो राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील व क्रियाशील बना देता है। ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये स्पेशली डेविड स्टन के द्वारा दी गई विशेषता है, किसकी? राजनीतिक व्यवस्था की, ठीक है ना। इनको इसी प्रकार से याद करना, थोड़ा सा और इसको इजी करने का प्रयास करें तो थोड़ा सा आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, व्यवहारिक तौर पर समझ लीजिए, बाकी शब्द आपके यही होना चाहिए। डेविड स्टन के राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान को, मतलब डेविड स्टन के द्वारा दी गई राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा को या राजनीतिक व्यवस्था को निवेश विकास प्रतिमान कहा जाता है। क्या कहा गया? निवेश विकास प्रतिमान। निवेश, निवेश होगा, विकास होगा, इस निवेश और विकास का जो प्रतिमान सामने आएगा तो इसकी एक थ्योरी बन जाती है, निवेश विकास प्रतिमान। तो ये जो इनका राजनीतिक व्यवस्था है इसे निवेश विकास प्रतिमान कहा जाता है, इसकी संज्ञा दी गई है। दूसरे पॉइंट में बात यही कि राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में कहां पर? किसी समाज में अंतर क्रियाओं की व्यवस्था है। क्या है? अंतर क्रियाओं की व्यवस्था। समाज के अंदर जो क्रियाएं होती है उनकी व्यवस्था है, क्या है? राजनीतिक व्यवस्था। तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें समाज के जो मूल्य हैं दोस्तों, उन मूल्यों का वितरण किया जाता है, समाज में वितरण किया जाता है, लेकिन किस प्रकार से? तो वो किया था सत्तापूर्ण मतलब सत्ता के द्वारा, और एक बाध्यकारी फॉर्मेट में, जैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कर दिया था समाज के लिए, तो उसका जो वितरण होता है समाज में वो कैसे होता है? बाध्यकारी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, राजनीतिक व्यवस्था में पुनर्निवेश चक्र क्या पाया जाता है? पुनर्निवेश चक्र। ये तो आपको इकोनॉमी में बहुत भली भांति रूप से पढ़ने को मिलेगा कि पुनर्निवेश चक्र होता क्या है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये 4 विशेषताएं जो है स्टन के द्वारा दी गई थी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के। अगला प्रश्न है, स्टन के द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत में प्रतिसंवरण पास, क्या कहा? प्रतिसंवरण पास। अब यहां पर कंफ्यूज होंगे इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट में डाल दिया पुनर्निवेश चक्र, कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रतिसंवरण पास का नाम आए तो समझ जाना कि ये निवेश को फिर से निवेश करने की बात कह रहा है, मतलब पुनर्निवेश चक्र की बात कर रहा है। ये पास मतलब चक्र और प्रतिसंवरण मतलब पुनर्निवेश। क्लियर है? तो प्रतिसंवरण पास को समझाना है, अथवा में पूछा जा सकता है कि निवेश निर्गत मॉडल, क्या? निवेश निर्गत मॉडल में उल्लेखित जो प्रतिसंवरण पास है वो क्या है? अब यहाँ पर 2 शब्दावली आपको मिल गई है, इनको रट लेंगे आप लोग। निवेश निर्गत मॉडल, क्या? एक मॉडल का नाम मिला आपको, निवेश निर्गत मॉडल और प्रतिसंवरण पास। ये 2 शब्दावली आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो निवेश निर्गत मॉडल और प्रतिसंवरण पास, तो ये क्या है ना, इसको चलिए आंसर में थोड़ा समझते हैं इसे। आ जाइए आंसर पर, कब तक चलोगे भाई, जल्दी कंप्लीट हो यार। ओके। राजनीतिक व्यवस्था की विकास कार्य के प्रति पर्यावरण में जो प्रतिक्रिया होती है, क्या कहा गया है? साथ साथ समझते चले। राजनीतिक व्यवस्था की विकास कार्य में, अब ये इसको की को अगर हम के कर दे तो ये और आसान हो जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था का के जो विकास प्रोग्राम होता है, समाज के विकास का जो प्रोग्राम होता है उसके प्रति पर्यावरण में
जो प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि समाज के विकास के लिए आपने अंधाधुंध रूप से वनों की कटाई करके फैक्ट्रियां लगवा दी, तो पर्यावरण में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी उसकी बात कर रहा है। उसे राजनीतिक व्यवस्था में पुनर्निवेश की स्थिति का जन्म होता है। पुनर्निवेश की स्थिति का जन्म होता है, जैसे समझिए, पहले हम समाज का विकास करने के लिए वनों को काटेंगे और फैक्ट्रियां लगाएंगे, ठीक है, इसके माध्यम से समाज को ऊपर उठाएंगे। लेकिन जैसे ही ये कार्य लंबे समय तक चलता जाता है तो पर्यावरण को हानि अर्थात क्षति होती रहती है, पर्यावरण को हानि पहुंचती रहेगी, और ये हानि बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि पर्यावरण अब अपना दूषित चक्र चला देगा, अर्थात कि वो अपना प्रभाव छोड़ना प्रारंभ कर देगा समाज पर, ठीक है ना। तो अब इस प्रभाव को देखते हुए, पर्यावरण के इस विपरीत प्रभाव को देखते हुए समाज के विद्वानों की अब आंखें खुलेंगी और वो बोलेंगे कि जो पहले हमने वनों को काट करके फैक्ट्रियां बनाने में कार्य किया था, अब वापस से क्या करना है, फैक्ट्रियों से जो मल मूत्र निकल रहा है वो, और उसके द्वारा पर्यावरण जो दूषित हो रहा है अर्थात वायु जो दूषित हो रही है, उन सब पर कंट्रोल किया जाए और फिर से पेड़ पौधे लगाए जाए। मतलब क्या हुआ, वापस से निवेश हो रहा है, वापस से निवेश हुआ है। तो यही प्रतिसंवरण पास की एक जो है एक निशानी है, सब समझ लीजिए कि इस तरह से इस और इशारा है प्रतिसंवरण पास। तो यहां से थोड़ा सा व्यवहारिक तौर से समझने का प्रयास करें कि जो प्रतिसंवरण पास की बात ये कर रहा है वो क्या है भाई। प्रतिसंवरण पास मतलब पुनर्निवेश की बात कर रहा है। जब हमने पहले विकास के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचाई, अब पर्यावरण को संभालने के लिए थोड़े से समाज को हानि पहुंचाएंगे, है ना। तो ये पुनर्निवेश की स्थिति जन्म लेती है, कब लेती है, विकास के दौरान, ठीक है ना। तो इसे ही राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्निवेश चक्र कहा जाता है, राजनीतिक व्यवस्था का, है ना, प्रतिसंवरण पास कहा जाता है। क्लियर हुआ, ये प्रतिसंवरण पास क्या है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। ये चक्र विकास और निवेश के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित, अब सिंपल सी बात है ना, विकास और निवेश, भाई निवेश करेंगे विकास होगा, पर्यावरण प्रभावित तो होगा। पर्यावरण को संभालने के लिए फिर से जहां पर हमने पहले विकास किया था उस विकास को फिर डिक्रीज करेंगे, और जहां पर हमने उसको क्षति पहुंचाई थी अब उसमें निवेश करना प्रारंभ करेंगे। पहले हमने औद्योगिक क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए वहां पर निवेश किया, है ना। अब क्या करेंगे, पर्यावरण को डेवलप करने के लिए पर्यावरण में निवेश करना प्रारंभ करेंगे, जो कि अब वर्तमान में हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले बहुत सारी हानि पहुंचा दी, क्षति पहुंचा दी, आज सारे मौसम गड़बड़ा चुके हैं। अभी से 2 दिन पहले अच्छे खासी सर्दी स्टार्ट हो चुकी थी, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में ही अभी से 2 दिन पहले बहुत अच्छी खासी सर्दी, 4 से 5 दिन खूब अच्छी खासी सर्दी गिरना चालू हो चुकी थी। लेकिन अभी 2 दिन से हम देख रहे हैं, 2 दिन से कोई सर्दी ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। और अचानक से फिर सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, या होगी तो बहुत ही तेज हो जाएगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। तो कई सारे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अभी कुछ पिछले कई सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ा है, इतना पानी इस बार गिरा है। तो पर्यावरण का इशारा अब कुछ भी होता जा रहा है, मतलब कि मानव जाति के विनाश का समय, ऐसा लगता है पर्यावरण की हरकतों को देखते हुए कि अब मानव जाति का विनाश का समय आ चुका है ना। तो ये सारी चीजें दोस्तों, ये कहीं ना कहीं निवेश और विकास वाले मॉडल पर ही आधारित है। किसकी, प्रतिसंवरण पास। अब ये याद रखना है आपको, शब्द प्रतिसंवरण पास और पुनर्निवेश चक्र किसका, राजनीतिक व्यवस्था का, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था के जब पुनर्निवेश चक्र की हम बात करेंगे तो डायरेक्ट आपको समझ आना चाहिए, दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले निवेश करके हमने पर्यावरण को क्षति पहुंचाई और अब जो है पर्यावरण को संभालने में लगे हुए हैं। राजनीतिक व्यवस्था की गतिशीलता व क्रियाशीलता को बनाए रखता है कौन कौन, निवेश और विकास वाला जो संबंध है, जो चक्र है वो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राजनीतिक विकास के संदर्भ में लूसियन पाई के विचार बताइए। ये भी एक इंपॉर्टेंट विचारक है, माफ करना, विचारक है और विद्वान है, राजनीतिक के है ये। तो राजनीतिक विकास के संदर्भ में लूसियन पाई ने क्या कहा है, उनके विचार बताना है, या फिर एक क्वेश्चन और इस प्रकार देखने को मिल सकता है कि राजनीतिक विकास को परिभाषित कीजिए, मतलब राजनीतिक विकास की परिभाषा दीजिए। लूसियन पाई के अनुसार हम इसमें के अंतर्गत बात करेंगे, राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बिठाना है। क्या कहा गया है उन्होंने, उनकी जो परिभाषा है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन समझना आसान है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं। राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण,
राजनीति का विकास होगा, संस्कृति का तो विसरण होगा, और जीवन के जो पुराने प्रतिमान है उनको नई मांगों के अनुसार बनाने में मदद मिलेगी, साथ मिलाने में। देखिए, पुराने जो हमारे रूढ़िवादी जो विचार है उनको आधुनिक विचारों के साथ मिलाने में, आधुनिक बनाने में जो है इसके द्वारा हमें सहायता मिलती है। क्लियर है? मतलब सिंपल सा अर्थ है कि जो परंपरागत विचार थे उनको आधुनिक विचारों में कन्वर्ट करना ही राजनीतिक विकास कहलाएगा, इनकी परिभाषा के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, लुसियन पाई द्वारा दिए गए राजनीतिक विकास की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक विकास की दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए आइए देख लेते हैं आंसर में दो विशेषताएं कोई सी। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की तीन विशेषताओं का उल्लेख किया है। राजनीतिक विकास की तीन विशेषता बताइए लुसियन पाई ने। समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ये तीन विशेष करके राजनीतिक विकास की विशेषताएं कौन कौन सी है दोस्तों? समानता, क्षमता और विभेदीकरण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक विकास की संकल्पना का समर्थन व्याख्याकार कौन है? सर्वप्रथम अपन सबसे पहला व्याख्याकार कौन है उसकी पुस्तक का नाम लिखिए। राजनीति शास्त्र में राजनीति विकास की संकल्पना का व्याख्याकार, पहले व्याख्याकार कौन थे? उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पहले जो व्याख्याकार थे वो थे लुसियन पाई, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो नाम, उसका नाम है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। क्लियर है? नाम याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के कितने पक्षों की चर्चा की है? किन्हीं तीन पक्षों का नाम लिखिए। उत्तर है लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 10 पक्षों की चर्चा की है, जिनमें से तीन इस प्रकार है, आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में, आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में, राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में, और अगला है जनसंचार तथा सहभागिता के रूप में। वैसे तो लुसियन पाई ने 10 पक्षों की बात की थी, उनमें से तीन महत्वपूर्ण पक्ष आपके सामने है। अगला प्रश्न है, आमंड आमंड ने राजनीतिक विकास की क्या विशेषताएं बताई है? आमंड ने अब एक नए राजनीतिक विचारक आ चुके हैं, इन्होंने राजनीतिक विकास की विशेषताएं बताई है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? नंबर एक, भूमि का विभिन्नीकरण, भूमि का विभिन्नीकरण करना। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों ये, भूमि का विभिन्नीकरण बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ने में ही कम से कम हमें 1 घंटा लगता है। 1 घंटे का सेशन इस पे स्पेशली होगा जब हम डिटेल क्लासेस करेंगे तब। नेक्स्ट है उपव्यवस्था स्वायत्ता, उपव्यवस्था स्वायत्ता। अगला है लोकीकरण। क्या है लोकीकरण? ठीक है ना, तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, डिटेल क्लासेस में ये पूरे डिटेल में समझने वाले हैं इनको। अगला प्रश्न, राजनीतिक पतन क्या है? भाई राजनीति का पतन क्या है और राजनीति पतन की अवधारणा बताइए। राजनीति व्यवस्था की तीन अवस्थाएं होती है, अवस्थाएं होती है कौन कौन सी? देखिए, जैसे मनुष्य की भी अवस्थाएं होती है, भाई जन्म होता है, फिर जो है जवान होता है, उसके बाद में किशोर अवस्था से फिर जवान युवा अवस्था में जाता है, युवा के बाद वृद्ध अवस्था में चला जाता है। उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था की भी तीन अवस्थाएं होती है। पहली होती है सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर। कौन सी? सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर। दूसरा है विभिन्नीकरण, उसके बाद उसका विभिन्नीकरण होगा, फिर होगा अभिवृद्धि सहभागिता। अभिवृद्धि सहभागिता उसका रूप बढ़ता चला जाता है, सहभागियों की संख्या बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न से पहले इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है। जब ये तीनों क्रिया क्रमिक रूप से उपलब्ध हो, अर्थात प्रथम के बाद दूसरा और फिर तीसरा स्तर आने पर राजनीतिक विकास की प्रक्रिया संभव होती है, लेकिन तीनों का एक दूसरे के ऊपर नीचे साथ प्रचलन घातक होता है, उससे राजनीतिक विकास नहीं राजनीतिक पतन आता है। तो जरा इसको समझ लीजिए दोस्तों, ये जो तीनों पॉइंट हमने बताए हैं, सत्ता का बुद्धि संगतता का स्तर, विभिन्नीकरण, अभिवृद्धि, अगर एक के बाद एक ये स्तर आते हैं किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में तो समझ लीजिए वहां का समाज बहुत तेज विकास कर रहा है। लेकिन अगर ये तीनों स्तर एक साथ साथ आने लगे या एक के ऊपर एक आने लगे तो समझ जाइएगा कि राजनीतिक विकास नहीं बल्कि राजनीति का पतन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक से एक बुद्धि वाले लोग तीनों स्तरों को लेकर के एक के ऊपर नीचे लेकर आ रहे हैं, तो इन तीनों में संघर्ष होना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे राजनीति का पतन प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है हंटिंगटन। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास के कितने और कौन कौन से स्तर बताए हैं? तो इनके तीन स्तर हैं दोस्तों, तीन स्तर है। सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर, सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर। अगला है विभिन्नीकरण विशेषीकरण का स्तर और अभिवृद्धि सहभागिता का स्तर, सेम है।
कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड क्या कर रही है, ओके कोई बात नहीं, चलेगा। अगला प्रश्न है, हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास के कितने और कौन कौन से स्तर बताए हैं। हंटिंगटन ने हम देख ही चुके हैं, बुद्धि की बुद्धि संकटता का स्तर, विभिन्नीकरण और विशेषीकरण का स्तर, अभिवृद्धि सहभागिता का स्तर रिपीट हो चुका है, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमन द्वारा बताए गए राजनीतिक व्यवस्था के स्तर कौन कौन से, राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण, सहभागिता और वितरण। ये आमंड क्या भी है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। हंटिंगटन और आमंड, इनको जो है नाम बदल करके पूछने पर क्या होता है कि कंफ्यूजन ओपन दिमाग में क्रिएट हो सकती है। इसलिए हंटिंगटन के जो 3 पॉइंट है इनको याद रखना है आपको। इसी साथ में आमंड के जो 4 पॉइंट है इनको भी आपको याद रखना है। राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण, सहभागिता और वितरण, ये 4 विशेष पॉइंट है। ओके, चलिए दोस्तों, इसी के साथ में होता है आपका सेशन आज का समाप्त। और अगले सेशन में हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र और अधिनायकवाद को, किस पर, लोकतंत्र और अधिनायकवाद को समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सहायता से हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। और जाने से पहले उन सभी छात्रों को सबसे पहले तो वीडियो के जो लेक्चर के आप एंड तक बने हुए उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर आप अभी तक सेशन को देख रहे हैं, एंड तक देख रहे हैं, इसका मतलब आप एक बीए की स्टडी को लेकर के या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी को लेकर के काफी सीरियस है और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी उपलब्धि, हम अपनी तारीफ नहीं करेंगे, सिर्फ इतना जरूर बोलेंगे कि जो हमें पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे थे, जो स्टूडेंट कर रहे हैं, और वो 100% बता रहा हूं दोस्तों कि 70+ मार्क्स लेकर आ भी रहे हैं, जिनके कुछ रिजल्ट हमारे पास आ भी चुके हैं, जिनको मैं आपके सामने लाने वाला भी हूँ चैनल पर ही। तो हमारे कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के साथ मजाक ना करें, सीरियस होकर के जहां आपको डिटेल मिलता है, पूरा विस्तार मिलता है, वहां से आप इन टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि बीए के अंदर जितनी सतर्कता रखनी पड़ती है उतनी इस दुनिया के किसी भी विषय में इतनी सतर्कता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ज्ञान आपका बीए के सब्जेक्टों में ही भरा पड़ा है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, बाकी सब बातें तो हमारी होती चलेगी। फिर से एक नए सेशन को अभी लेकर आज ही लेकर आना है। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। और बीए सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट भी थोड़ी सी सब्र रखे दोस्तों, अभी क्लासेस हमने स्टार्ट की है, कुछ लंबे समय के गैप के बाद में अभी क्लास स्टार्ट हुई है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, परंतु आपके सभी विषयों को हम कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। इतना प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किए हैं वो सभी कंप्लीट जरूर करेंगे, और जो सब्जेक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं किए गए हैं उनको भी जल्दी स्टार्ट करने का प्रयास हम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।